बेसिकली आज की क्लास तो लाइव होनी थी, बट क्योंकि टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या, जो ओबीएस की जो सेटिंग है ना उसके अंदर इशू ये हो गया कि पता नहीं वो किस तरीके से स्ट्रीम को लाइव ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से जो क्लास आपकी लाइव जानी थी वो क्लास मैंने अब क्या कर दी है, रिकॉर्ड कर दी है, क्योंकि रिकॉर्ड ही करना पड़ा, उसके सिवा कोई और ऑप्शन तो था नहीं। तो इसलिए आपको जो क्लास मिल रही है वो 10:30 बजे मिलेगी और ये रिकॉर्डेड क्लास है। इससे अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, जैसे ही लाइव सेशन स्टार्ट होगा मैं उसमें डाउट ले लूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा हमने डिमांड। तो अब हम डिमांड की जगह पे क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड पढ़ चुके हैं, अब हम सप्लाई पढ़ रहे हैं। और डिमांड से पहले हमने इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक कवर किया है वो करा है आरबीआई। तो ये आपका सेशन चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सप्लाई के बारे में ज़रा ध्यान से समझ लेना। सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई क्या होता है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी एंड बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्या होती है सप्लाई? तो देखो सप्लाई भी सेम ही है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज तो है नहीं, बट यहाँ पर देखो सप्लाई के अंदर बात करी जाती है। सप्लाई का मतलब होता है अ रिलेशनशिप, क्या, अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्या, एक क्वांटिटी और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को दिखाने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं क्या, सप्लाई बोलते हैं। अच्छा, सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमको? सप्लाई के अंदर भी हमें वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें डिमांड के अंदर चाहिए होती हैं। यानी कि एक तो हमारे पास बहुत क्लियर होनी चाहिए क्वांटिटी, कि क्या क्वांटिटी हम सप्लाई करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या हमारी विलिंगनेस है, विलिंगनेस है किस चीज़ की, सप्लाई करने की। ठीक है, सेल करने की, क्या हमारी विलिंगनेस है सेल करने की। तीसरा, हमें प्राइस पता होना चाहिए ऑफ द कम्युनिटी, कि कौन किस कम्युनिटी को हम सेल करेंगे और उसको किस प्राइस पर सेल करेंगे। और साथ ही साथ पीरियड ऑफ टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इससे ज़्यादा सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इसको बेस्ट एग्जांपल देखो तो अभी हम देखें तो मास्क को ही देख लो। अभी मास्क आपका क्या हो गया है, इसकी सप्लाई है मार्केट के अंदर, बहुत ही अच्छे मास्क भी अवेलेबल हैं, 100 रुपये, 150, 200 रुपये की भी अवेलेबल हैं, और आपको 10 रुपये का भी मास्क अवेलेबल है। बट जब कोविड पीक पर था, तो मास्क अवेलेबल नहीं थे। तो सप्लाई बहुत हद तक किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, सेलर के डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो बेचना चाहता भी है या नहीं बेचना चाहता। कई बार सेलर के पास जाओ, उसके पास गुड्स अवेलेबल होते हैं, बट उसके बाद भी वो बेचना नहीं चाहता, वो वेट कर रहा होता है कि उस चीज़ का प्राइस क्या मिले, जैसा प्राइस वो चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तभी हम किसी चीज़ की क्या कर पाते हैं, सप्लाई कर पाते हैं। तो इसे ही हम सप्लाई बोलते हैं। कई बार एक वर्ड जो होता है वो क्या कन्फ्यूज़न होती है कि हम सप्लाई, क्या, सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को लगता है कि स्टॉक और सप्लाई एक ही वर्ड होता है, पर ऐसा नहीं है। देखो, सप्लाई का मतलब है जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पर, ए पीरियड ऑफ टाइम पर, क्या, पीरियड ऑफ टाइम पर जब एक सेलर क्या होता है, रेडी टू सेल होता है, गिवन प्राइस, क्या, जिसका प्राइस गिवन होता है, और डिसाइडेड क्वांटिटी होती है कि कितनी क्वांटिटी वो बेचेगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक मॉल ले लो, एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर एक शॉप है जिसका काम क्या है, क्लोथ्स का, गारमेंट्स का काम है। CNC करके कंपनी है, उसने क्या कर रखा है, बहुत सारी वैरायटीज़ की टी शर्ट रख रखी हैं। ठीक है, अब टी शर्ट के मान लो कोई 32 साइज़ की टी शर्ट है, कोई 36 साइज़ की है, 38 की है, 40 की है। ठीक है, अलग अलग साइजेस की हैं, और एक टी शर्ट का प्राइस मान लो 500 रुपये है, एक का प्राइस 400 रुपये है, एक का प्राइस 600 रुपये है। ठीक है, और एक का प्राइस मान लो 900 रुपये है। अलग अलग प्राइजेस हैं इन सभी के। अच्छा जी, अब ये अलग अलग प्राइजेस पे अगर मान लो मैं गया और मैंने बोला भाई 32 नंबर की टी शर्ट निकाल दो, तो उसने बोला भैया 500 रुपये है, मैंने बोला ठीक है भाई दे दो। तो ये जो कर रहा है इसको हम बोलेंगे सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको हम, सप्लाई। पर ये जो पूरा माल इसके पास पड़ा हुआ है ये कहलाएगा स्टॉक। ये क्या कहलाएगा, स्टॉक, क्योंकि जिस क्वांटिटी को वो बेचने को तैयार है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम सप्लाई बोलते हैं। बाद बाकी ये सारा का सारा जो माल पड़ा हुआ है वो उसका स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है, सॉरी, जो सप्लाई है वो पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंड करती है, जबकि बच्चों जो स्टॉक होता है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है। तो
तो सप्लाई और स्टॉक के अंदर ये बड़ा फर्क देखने को मिलता है। क्लियर है बात यहाँ पर? किसी को इस बात में कोई डाउट? चलें आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसको डिटर्मिनेट करते हैं, सप्लाई को डिटर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। ध्यान से समझते हैं इस बात को। जो सप्लाई को डिटर्मिनेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी वो फैक्टर जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किस चीज को, सप्लाई को। किस चीज को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को। ठीक है, जो भी फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करेंगे उसके डिटर्मिनेंट्स होंगे। अब देखो सप्लाई दो तरीके की हो सकती है, या तो आपकी इंडिविजुअल सप्लाई होगी, या फिर मार्केट सप्लाई होगी। अब इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है, जहां पर एक सेलर और अपने गुड्स को गिवन प्राइस और क्वांटिटी पे बेचने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लायर। और वहीं पे जब एक प्राइस पर, एक फिक्स प्राइस पर मोर देन वन सेलर रेडी होते हैं किस चीज को क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं भाई मार्केट सप्लाई। और इन दोनों के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। इंडिविजुअल सप्लाई को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जबकि मार्केट सप्लाई को कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखो जरा, जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है, अगर एक प्राइस की बात कर रहा हूं जो गिवन कमोडिटी की है, तो वो क्या कर रही है, इसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि प्राइस से बहुत लेना देना है। अगर किसी चीज के प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे, अगर किसी चीज के प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे, तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्योंकि भाई सप्लायर तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है ना, उसका इंटेंशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो जो चीज का प्राइस ज्यादा होगा वो उसे बेचना ज्यादा प्रेफर करेगा। इसलिए जब प्राइस किसी चीज का ज्यादा होता है तो सप्लायर उसी चीज को बेचना पसंद करता है। आप देखो जो चीज मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी वही चीजें आपको क्या मिलेंगी, दुकान पे ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि उससे ज्यादा क्या कमा लेता है, वो प्रॉफिट कमा लेता है। दूसरी क्या हो सकती है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर किसी चीज की टेक्नोलॉजी क्या होगी, बढ़िया होगी, इम्प्रूव्ड होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर उसकी कॉस्ट कम हो गई तो यानी उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो गया तो यानी सप्लाई क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। सप्लाई क्या कर दी जाएगी, ज़्यादा कर दी जाएगी। पर अगर टेक्नोलॉजी क्या है, अपग्रेड नहीं है, डिग्रेडेशन में चल रही है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ की। और कॉस्ट अगर किसी चीज़ की ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम होने की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई भैया फिर से क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, क्योंकि उस पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्लायर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्लियर है बात? अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, तीसरी चीज सप्लाई को इफेक्ट करती हैं और क्या चीज़ें, अदर गुड्स के प्राइस भी क्या करते हैं, सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। जैसे ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के गुड्स होते हैं। कौन कौन से भाई, एक होगा आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, एक सप्लीमेंट्री गुड्स होता है। ठीक है, अगर मान लो कि किसी एक्स गुड्स के प्राइस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, और वाई गुड्स के प्राइस क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तो जो वाई गुड्स का सेलर है वो उसकी सेल को क्या कर देगा, कम कर देगा, और कौन से गुड्स को बेचना शुरू कर देगा, एक्स गुड को बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि भैया उस पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसको। क्लियर है बात? जैसे कुछ लोगों ने अभी क्या करा था, खाली टाइम में जब आपका लॉकडाउन लगा था तो सब्जी बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब्जी क्या हो रही थी, ज़्यादा बिक रही थी, ज़्यादा डिमांड में थी, लोग मार्केट लग नहीं रही थी, तो घर घर जाके सब्जी बेचना शुरू कर दिया था। तो एक्स गुड जो वाई गुड बेचते थे, कभी जो क्या बेच रहे थे, जो कहीं मार्केट में सब्जी बेच रहे थे, कुछ और बेच रहे थे, उन्होंने भी अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर लिया, एक्स गुड पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि एक्स गुड की डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो एक्स गुड को ज़्यादा बेचेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, अगर किसी चीज़ का, मान लो कोई चीज़ है जिसकी सप्लाई पीछे से क्या हो गई है,
कम हो गई है, सप्लाई ही नहीं आ रही है, सप्लाई कम हो चुकी है, तो उसकी मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। यानी सपोज करो कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से मान लो चावल की खेती खत्म हो गई। अब जब चावल की खेती खत्म हो गई तो भाई चावल बेचने वाले लोगों ने चावल ना बेच करके क्या बेचना शुरू कर दिया, जो बिक सकते हैं गेहूं बेचना शुरू कर दिया। क्या करेंगे भाई, चावल तो मिल नहीं रहे हैं तो अब वो गेहूं बेचेंगे, टमाटर नहीं मिल रहे हैं तो वो कोई और सब्जी बेचेंगे, क्योंकि सेलर हैं, उनका काम तो सेल करना है। अगर वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी तो वो किसी और चीज़ की सप्लाई करने लगेंगे। तो अदर फैक्टर्स भी क्या करते हैं, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं अगर हम फोर्थ पॉइंट पे, जहाँ पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब क्या, गवर्नमेंट ज़्यादातर दो तरीके की पॉलिसीज काम कर रही है, या तो टैक्सेशन पे काम करेगी, टैक्सेस पे काम करती है, या फिर सब्सिडीज पे काम करती है। अब जिस भी गुड्स में गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, हैवी टैक्स सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि भाई आप ये चीज़ मैन्युफैक्चर करो, हम आपको क्या देंगे, छूट देंगे। उस चीज़ की सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मार्केट के अंदर ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा उसको क्या करने लगते हैं, सेल करने लगते हैं। मान लो अभी ऐसा समझो कि मार्केट के अंदर ये आ गया कि आप मुर्गी पालो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1,000 या 5,000 या 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपको मुर्गी पालने वाले लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आने लगेगी। वहीं पे गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के ऊपर टैक्स को क्या कर देती है, हैवी टैक्स चार्ज करने लगती है, ज़्यादा टैक्स लेने लगेगी, तो उस चीज़ की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्योंकि उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी तो प्राइस ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और ज़्यादा प्राइस हाई हो गए तो लोग उसे खरीदना ही क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लोग कहेंगे भैया हमें नहीं चाहिए, तो बहुत महंगा हो गया है। समझ में आ रही बात। जैसे आप देख लो पेट्रोल हो गया, या फिर जैसे अभी मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन पे क्या हो गया है भाई, ज़्यादा महंगे हो गए तो इसके लोगों ने परचेज या इसकी कंजम्पशन को भी क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसकी मार्केट में सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि जो सप्लायर है उसका प्रॉफिट भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, क्लियर है बात यहाँ पर। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो हैं ये डिपेंड, ये सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और देखो और फैक्टर्स, एक फैक्टर आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, या तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पीछे से क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, या फिर कम हो रहा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है, ठीक है, तो यानी हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। प्रॉफिट मार्जिन अगर ज्यादा होगा तो सप्लाई भी मार्केट में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस काम को करना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उस काम को करना क्या कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा सेलर मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि भैया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। यानी ऐसे मानो कि कोई चीज़ 2 रुपये में बन के तैयार हो जा रही है और उस पर प्रॉफिट 5 रुपये का मिल रहा है, और मार्केट में उसको 7 रुपये में बेचा जा रहा है, तो भाई बल्ले बल्ले है, सेलर बेचना चाहेगा। पर वहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज़ की कितने की आ रही है, 5 रुपये की आ रही है, और प्रॉफिट सिर्फ कितने का मिल रहा है, 2 रुपये का मिल रहा है। तो सप्लायर भी क्या कर देगा, उसको ना बेचकर किसी और चीज़ को ज़्यादा बेचने प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कम मिल रहा है। भाई मेहनत तो वो सेम ही कर रहा है, इसमें 5 रुपये कमा रहा है, उसमें 2 रुपये कमा रहा है, तो वो क्या बेचना पसंद करेगा, 5 रुपये वाली चीज़ बेचना पसंद करेगा ना, जिसमें ज़्यादा उसको फायदा मिल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई को क्या करती है, अफेक्ट करती है। छठा पॉइंट होता है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म्स का मतलब क्या है, यानी कुल मिला के बात करें तो सेलर। देखो आज आप देखो इंडिया के अंदर और स्पेशली नॉर्थ पार्ट पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर क्या आपको देखने को मिलते हैं, मोमोज, है ना। मोमोज बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, आपको हर गली नुक्कड़ में मोमोज वाले मिल जाएंगे। कुछ लोग मोमोज जैसे होते हैं और कुछ लोग मोमोज खाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की सप्लायर बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, किसी चीज़ के सप्लायर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ही उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, मार्केट के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे अब समोसा जो है ना वो इतना ट्रेंड में नहीं रहा, ये चाउमीन जो है वो उतना ट्रेंड में नहीं, जितना क्या हो गई आपके मोमोज ट्रेंड में आ गए। पर वहीं पे आप 2005-06 में देखो तो चाउमीन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, क्योंकि उसके सप्लायर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ के सप्लायर ज़्यादा होंगे तो उसकी सप्लाई भी अपने आप ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। तो नंबर ऑफ फर्म के ऊपर भी क्या चीज़ डिपेंड करती है, आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत इस बात में, समझ में आ रही बात। तो ये सारे फैक्टर आपके सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर, आगे बढ़े।
देख सकते हो आप लोग जरा इसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन से होते हैं, जहाँ पे प्राइस हो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, अदर गुड्स के प्राइस हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, नंबर ऑफ फॉर्म्स हो, ये सारी चीजें क्या करती है, आपके सप्लाई को इफेक्ट करती है, सप्लाई को डिटर्मिनेंट करती है। कोई डाउट इस बात में? चलें आगे बढ़ें, आराम आराम से ध्यान से समझते हुए चलना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब देखो सप्लाई कर्व पर जरा ध्यान दो। सप्लाई कर्व बड़ी ही प्यारी सी चीज है। कर्व का मतलब तो वही है, मैंने जो आपको पहले बताया है कि जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी शेड्यूल को ग्राफिकली, किसी भी नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना कर्व कहलाता है। यानी कर्व का मतलब बहुत सिंपली बोले तो क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये पता नहीं क्या ही लिख दिया मैंने, कौन सी स्पेलिंग लिख दी, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मिटाने का कोई वो भी नहीं दिख रहा है यार। कोई नहीं भाई, यहाँ पे मैं काट के लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं हम, कर्व बोलते हैं। अब सप्लाई में क्या रिप्रेजेंट की जाएगी भाई, सप्लाई में भी दो चीजें रिप्रेजेंट की जाएगी, एक तो सप्लाई का प्राइस यानी गुड्स के प्राइस, और दूसरा कितनी क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो इस बारे में। यानी जरा यहाँ पर ध्यान दो बालक, क्या बोल रहा है यहाँ पे कवि यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि अगर हम कह रहे हैं भाई कि प्राइस, क्या प्राइस, या तो प्राइस होगा या फिर उसका क्या होगा, सप्लाई करी हुई यूनिट्स होंगी। अब देखो जैसे प्राइस 1 रुपये था, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये हुआ, तो सप्लाई पहले 5 यूनिट परचेज सेल कर रहे थे, फिर 10 कर दी, फिर 15 कर दी, और फिर 20 कर दी। ऐसे ही सप्लाई क्या करती है, जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। सप्लाई क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि सप्लायर जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी उसे उतना ज़्यादा बेचना प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। अब अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जरा देख लो यहाँ पर कैसा दिखेगा ये ग्राफ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका कहलाता है सप्लाई कर्व। एक तरफ प्राइस रख के देख लेना और एक तरफ क्वांटिटी रख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि 5, 10, 15, 20, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो मिला दो इनको, बस पता चल जाएगा आपको किस तरीके का ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। भाई मेरी ड्राइंग खराब है तो आप लोग मतलब एडजस्ट कर लेना, समझ गए होगे तुम लोगों ना, बना लेना घर पे बैठ के आराम से। ये वाली जो लाइन दिख रही है यही क्या कहलाती है, आपकी सप्लाई कर्व कहलाती है। इसे ही हम SS से डिनोट करते हैं। ये कैसे दिखा रही है, ये दिखा रही है पॉजिटिविटी। कैसे दिखा रही है, पॉजिटिव दिखा रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है भाई, पॉजिटिव क्यों दिखा रही है, पॉजिटिव दिखाने का मतलब क्या है, यानी इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई डाउट इस बात में? चले आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आ जाता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, अदर फैक्टर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है, वो सारी चीजें अभी आपने जो पढ़ी थी ना, जहाँ पे हम किस किस चीज की बात कर रहे थे कि भाई आपका क्या नाम है, प्राइस ऑफ, जिसमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, आपके टैक्सेशन चेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें क्या रहें, सेम रहें, इसमें कोई भी चेंज ना हो। उसके बाद भी सप्लाई में चेंज आ रहा है, और वो चेंज किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो क्या आता है आपका, जो सप्लाई में चेंज आता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो क्या आएगा आपका, सप्लाई के अंदर क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड में क्या आएगा, चेंज आएगा। उसी चीज को दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लॉ
सप्लाई बोलते हैं, जो ये बताता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व होता है, जो आपका क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है, वो कैसा होता है भाई दिखने में, वो बिल्कुल दिखता कैसा है आपका, वो दिखेगा आपको कैसा दिखता है, आपको पॉजिटिव दिखता है, और ये अपवर्ड होता है, कैसा होता है, अपवर्ड जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कैसा जाता है वो दिखेगा आपको, ए बी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं कि आपका अपवर्ड सप्लाई कर्व बोलते हैं, जो किधर से किधर चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, जो किस चीज को दिखाने का काम कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप को दिखाने का काम कर रहा है कि भैया प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी भी कौन सी, सप्लाइड क्वांटिटी के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। यानी एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, बताओ भाई यहां पर कोई डाउट किसी को, क्लियर है बात। अब देखो किन किन चीजों पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, किन किन चीजों पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, यानी हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। ध्यान दो जरा, एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि कहां कहां पर ये लागू नहीं होता है, क्या इसके अपवाद हैं। पहली चीज एग्रीकल्चरल गुड्स, देखो एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी आप इनकी डिमांड को क्या नहीं, आप इनकी सप्लाई को ज्यादा नहीं कर सकते हो। जरूरी ये मान लो जैसे प्याज की कीमत बढ़ जाने के बावजूद भी क्या होती है, सप्लाई कमी रहती है, क्योंकि पीछे से ही सप्लाई नहीं आ रही है। अगर पीछे से ही उगाया ही नहीं किसान ने तो भैया आप चाहे कितना ही पैसा बढ़ा दो उसका, फिर भी वो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होने वाली है। क्लियर है बात, क्योंकि इस पर एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो होगा या नहीं होगा। किस बात पर डिपेंड करेगा, आपके वेदर कंडीशन पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता, और प्रिजर्वेबल गुड्स जो होते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं हम, जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब होने के जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे गुड्स के ऊपर भी क्या नहीं होता, आपका सप्लाई लागू नहीं होता है। जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, इन पर क्या नहीं होगा आपका, ठीक है, मिल्क हो गया, इस पर आपका क्या नहीं लगता है, आपका लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इनको 5 दिन तक होल्ड करके रखोगे कि आने वाले टाइम में महंगा होगा तब बेचूंगा, तो पता चलेगा सब्जी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो आपको इनको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ता है, इसलिए इनके प्राइस, इनको होल्ड करके रखना पॉसिबल नहीं है। इनको आपको जल्दी से जल्दी बेच करके क्या करना होता है, बाहर निकलना होता है, चाहे इनका प्राइस नीचे ही क्यों ना गिर रहा हो, चाहे इनके प्राइस में क्या आ रही हो, कमी ही क्यों ना आ रही हो, चाहे इनका प्राइस फॉलिंग ही क्यों ना हो रहा हो, आपको इसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसे रख नहीं सकते लंबे समय तक। जैसे अगर आपको मतलब वेजिटेबल्स परचेज करनी हो तो देखना कई बार लोग क्या होता है, सब्जी मंडी बहुत रात में जाते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, जिसकी सब्जी नहीं बिकी, अब वो टमाटर लेके बैठा हुआ है, तो वो 1 दिन या 2 दिन टमाटर को अपने पास रख सकता है, अल्टीमेटली उसको टमाटर को क्या करना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। वहां पर औरतें अपना चालाक दिमाग लगाती हैं और फिर सस्ते रेटों पे सब्जी उठा लाती हैं। समझ में आ रही बात। तीसरा, रेयर आर्टिकल्स, भाई जो आर्टिकल बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, उनका चाहे आप कितना ही महंगा प्राइस क्यों ना हो जाए, वो आपको नहीं मिलने वाली हैं। जैसे कि कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है कैसे, मोनालिसा की पेंटिंग। अब मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो बहुत कॉस्टली है, पर फिर भी वो एक ही है, तो उसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। क्लियर है बात। तो ये कुछ आइटम्स है जहां पर क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, चाहे आप कितना ही पैसा क्यों ना देने को तैयार हो, पर इनकी
सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है सप्लाई के। क्लियर है बात यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ प्लीज। अब जैसे डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है, मूवमेंट और शिफ्ट होता है, ऐसे ही सप्लाई कर्व के अंदर भी क्या होगा आपका, सप्लाई कर्व के अंदर भी क्या होगा, मूवमेंट और शिफ्ट होते हैं। ध्यान से समझ लो, पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। या तो सप्लाई के अंदर भी क्या हो रहा है, या तो आपका क्या करेगा, मूवमेंट करेगा कर्व, या फिर आपका सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट करेगा। इन दोनों की पहले शक्लें ध्यान से देख लेना कि मूवमेंट और शिफ्ट होता कैसे है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ तो किसी कर्व के अंदर मूवमेंट का मतलब क्या है कि मान लो अपन, ये अपना सप्लाई कर्व है, ठीक है, और यहाँ ध्यान देना जरा, कलर चेंज कर लेने दो एक बार। और अपनी सप्लाई कर्व पहला इस पॉइंट पर था, यानी एक प्राइस था जिस प्राइस पर अपन इस क्वांटिटी को क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। सेल क्वांटिटी क्या कर दी गई, सप्लाई क्वांटिटी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो ए पॉइंट पर जो था, अब वो मूवमेंट करके किस पॉइंट पर आ गया है, बी पॉइंट पे आ गया है, यानी ए पॉइंट से किधर आ गया है, बी पॉइंट पे आ गया है। इसको तो कहते हैं मूवमेंट, इसको क्या कहेंगे, मूवमेंट कहते हैं। और शिफ्ट कब करता है, शिफ्ट भी देख लो भैया, शिफ्ट कब करेगा, जब प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, पर कोई और कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, किसी और कारण से। अब प्राइस तो बिल्कुल क्या है, फिक्स है। अब पहले सप्लाई कर्व किधर था, ये रहा अपना सप्लाई कर्व, यहाँ पर था, यानी इस क्वांटिटी पे सेल आउट हो रहा था चीजें इस प्राइस पर, ये है। अच्छा, अचानक से चीजों की डिमांड, अब सप्लाई क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो यानी अब पी से किधर आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ए पॉइंट से किधर आ गया, अभी इस तरफ बी पॉइंट पे आ गया, यानी एक नया सप्लाई कर्व बन गया जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो जरा, ये कहलाएगा नया सप्लाई कर्व। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्ट होना। क्या बोलते हैं, शिफ्ट होना। तो अब आपको शिफ्ट और मूवमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया है कि जब हमारे में क्या हो रहा है, ऊपर या नीचे होता है तो उसको मूवमेंट बोलते हैं, और जब वो क्या होता है, राइट और लेफ्ट होता है तो उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। अब ये मूवमेंट और शिफ्ट होता क्यों है, ये भी समझ लो। मूवमेंट जो होगा वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा, और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कोई और चीज में चेंज नहीं होगा, अदर थिंग्स क्या रहेंगी आपकी, कांस्टेंट रहेंगी। इनमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे शांत पड़ी रहेंगी। शिफ्ट जो होता है उसमें प्राइस अपना जो है, प्राइस जो है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। बट ड्यू टू एनी अदर रीजन, किसी भी अदर रीजन की वजह से सप्लाई में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। कोई भी और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से सप्लाई में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो शिफ्ट कर्व या सप्लाई कर्व के अंदर क्या आ जाती है, शिफ्टिंग आ जाती है। और अगर ड्यू टू प्राइस में आता है तो मूवमेंट आता है। क्लियर है यहाँ पर बात? इस बात में कोई ज्यादा डाउट किसी को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तो है नहीं है बात, क्लियरली हो रही है एकदम। चले आगे बढ़े, चलो। तो अब देख लो जरा कि मूवमेंट क्या कैसे करते हैं, मूवमेंट को क्या बोलते हैं। पहले मूवमेंट वाले पोर्शन को समझा देता हूँ मैं आपको। अगर मूवमेंट की बात हो रही है, अगर किसके अंदर मूवमेंट की बात हो रही है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट की बात हो रही है, तो भैया ये बात समझ लेना कि या तो ये किधर जाएगा, या तो ये किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, या फिर ये डाउनवर्ड जाएगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अब देखो डाउनवर्ड कब होता है, अपवर्ड कब होगा, पहले तो ये समझ लो। अपवर्ड जब होता है जब प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्या इंक्रीज हो जाए, प्राइस क्या हो जाए आपका, इंक्रीज हो जाए, प्राइस बढ़ जाए। और प्राइस के बढ़ते ही सप्लाई क्या होगी, बताओ फटाफट से, सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो। हाँ बिल्कुल सही, सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई भी क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी आपकी सप्लाई। और जब आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सप्लाई में क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है, एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है बात? तो यानी अपवर्ड कब जाएगा कर्व आपका, अपवर्ड कैसा दिखता है, मैंने भी दिखा देता हूँ, इधर देख लो जरा। अपवर्ड कैसा दिखेगा, सप्लाई कर्व जब ए पॉइंट से किधर की तरफ चल दे,
अब डाउनवर्ड कब आएगा? डाउनवर्ड आएगा जब डिक्रीज इन प्राइस हो जाए। क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए किस चीज में? प्राइस में। डिक्रीज इन प्राइस हो जाए। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? प्राइस डिक्रीज हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बड़े बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बात है। क्या हो जाएगी आपकी प्राइस? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन प्राइस हो जाएगा, और सॉरी डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। और सप्लाई में डिक्रीज होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का मतलब है मेरे लाल कि आपका सप्लाई कर्व जो है, यहाँ देख लो, सप्लाई कर्व क्या है, जो वो ए पॉइंट कहीं पर यहाँ पर था, वो अब किधर आ गया? बी पॉइंट पे, यानी नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अपवर्ड और डाउनवर्ड बहुत क्लियर हो गया है। समझ में आ रहा है बात कि किसी भी चीज़ के अगर प्राइस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। प्राइस अगर किसी चीज़ के डिक्रीज हो रहे हैं और सप्लाई भी डिक्रीज हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। एक को अपवर्ड मूवमेंट कहेंगे और एक को डाउनवर्ड मूवमेंट कहेंगे, और दोनों को मिला करके मूवमेंट कहेंगे। और मूवमेंट किस में होगा? सप्लाई कर्व के अंदर। तो एक कंडीशन ये रही और एक कंडीशन ये रही। ठीक है भाई, कोई डाउट इस बात में? अच्छा चलो अब शिफ्ट की तरफ देख लो। शिफ्ट कैसे होगा? शिफ्ट भी भैया सेम चीज़ है। शिफ्ट भी क्या होगा आपका? दोनों ही तरफ हो सकता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। शिफ्ट को पहले यहाँ पे समझ लो एक छोटे से मैप के साथ। शिफ्ट क्या हो रहा है? या तो शिफ्ट क्या होगा? या तो सप्लाई इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज होगी अगर सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो आपका कर्व जो है वो किधर चल देगा? राइट वर्ड। ठीक है, राइट वर्ड की तरफ चल देगा। ठीक है, और अगर शिफ्ट में क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, यानी सप्लाई में क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रही होगी सप्लाई, तो आपका कर्व किधर चल देगा? लेफ्ट वर्ड चल देगा। जैसे यहाँ पर देख लो किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। अगर इंक्रीज इन सप्लाई है तो यानी आपका कर्व जो पहले कहाँ बन रहा था? इस तरफ बन रहा था, वो अब किधर बनने लगेगा? वो अब इस तरफ बनने लगेगा। ये कहलाता है भैया क्या? कि ये राइट वर्ड चल दिया है। और क्यों राइट वर्ड चल दिया है? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई है। सप्लाई क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा, और अगर हम कह रहे हैं कि भाई साहब पहले हमारी सप्लाई किधर थी? ये थी, और अब किधर हो गई है? ठीक है, तो इसका मतलब है भैया ये चल दिया लेफ्ट वर्ड, यानी सप्लाई में क्या हो गया है? डिक्रीज हो गई है। सप्लाई क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। अब देख लो इसका एक एग्जांपल देख लो, बस यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे। सप्लाई में इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। ठीक है, देखो जरा, तो इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई, और इसे क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन सप्लाई। अब देख लो, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ बहुत ईजिली, जिससे आपको और ईजिली समझ में आ जाए। अच्छा एग्जाम्पल मान लो टैक्स पॉलिसी से समझ लो, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मान लो टैक्सेशन से ही समझो। अब मानो कि टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज आया, तो टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज आने की दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, या फिर टैक्स को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अरे भाई ढंग से चल जाएगा कभी तो, छे, इंक्रीज कर दिया। अगर टैक्स इंक्रीज हुआ तो मुझे एक बात बताओ कि कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस और नो? हाँ। और कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बताओ भाई, सप्लाई क्या कर दोगे? अगर किसी चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ जाए तो उसकी सप्लाई कम होगी या ज़्यादा? बिल्कुल सही बात, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो जो कर्व है वो किस तरफ आ जाएगा? वो कर्व किस तरफ आ जाएगा भैया? कर्व चला जाएगा लेफ्ट वर्ड, यानी कर्व में क्या आ जाएगा? शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? कर्व में क्या आ जाएगा? शिफ्ट आ जाएगा। अच्छा, जब यही चीज़ टैक्सेशन पॉलिसीज क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। क्या होंगी? टैक्सेशन पॉलिसीज क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, और आप सप्लाई क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। क्लियर है बात? सप्लाई क्या कर दोगे? आप इंक्रीज कर दोगे। एंड इफ यू इंक्रीज द सप्लाई देन आपका जो कर्व है वो किस तरफ चल देगा? राइट वर्ड चल देगा। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ओके,
सो इज इट क्लियर कि टैक्सेशन पॉलिसी किस तरीके से क्या करती है, आपके सप्लाई को इफेक्ट करती है। टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज होने से या तो आपकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई को क्या, टैक्सेशन को क्या कर रही है, हैंडल कर रही है। अगर इसी को और तरीके से समझो तो सब्सिडीज के एग्जांपल से लोगे तो अगर किसी चीज़ की सब्सिडी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस काम को करना शुरू कर देंगे, मार्केट में उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा सप्लाई की जाएगी। और उसी सब्सिडी को अगर क्या कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, भाई सब्सिडी हटा दी जाए, तो जो सेलर हैं वो भाई कहेंगे कि अब तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर देंगे, सामान को बेचना बंद कर देंगे। और सामान को बेचना बंद कर देंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात। तो ये था चैप्टर ऑफ सप्लाई। अगर आपको ये इसमें कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट बिलो, और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हो। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे सप्लाई और डिमांड दोनों के ऊपर। ठीक है बच्चों, टेक केयर योरसेल्फ, मिलते हैं अगली क्लास में। यहीं तक इम्पोर्टेंट था, एसएससी और आपके बैंकिंग में इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।